हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 23। इसका नाम है निबंध लेखन, मतलब ऐसे राइटिंग। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने पत्र लिखना सीखा था, है ना। और आज हम लिखना सीखने वाले हैं निबंध। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आइए चलिए बच्चों, देखते हैं। ठीक है, निबंध लेखन हिंदी की महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, इसका उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। निबंध निबंधकार की अनुभूतियों और स्वतंत्र चिंतन का सरल, सजीव, संक्षिप्त और मर्यादित प्रकाशन है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया यहाँ पे क्या कहा गया है। ये जो हमारा निबंध लेखन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है। निबंध एक यौगिक शब्द है, जैसे कि किससे बना है, नी जमा मंद से, नी जमा बंध से। ठीक है, तभी इसे हम क्या कहते हैं, एक यौगिक शब्द। ठीक है बच्चों, देखो अर्थात अच्छी प्रकार बंधा हुआ। ठीक है, तो नी उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह, तथा बंध धातु का अर्थ है बांधना। ठीक है, तो इसका अर्थ है अच्छी तरह बांधा हुआ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या है, दोनों शब्दों का सम्मिलित रूप निबंध है। ठीक है, निबंध से तात्पर्य किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना से है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि आपको कोई भी एक विषय दिया जाएगा, उस पर आपको नियमित तौर पर, मतलब कट कर देना, तो बच्चों आपको उसके क्या करना है, उसको सुसंबद्ध करके उस पर क्या लिखना है, एक गद्य रचना करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। ठीक है, वस्तु, स्थान, घटना। देखिए बच्चों, तो वस्तु, स्थान, घटना, ठीक है, यात्रा, समस्या आदि किसी भी विषय को लेकर निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, देखते हैं। जैसे कि पहला है, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान। दोबारा बोल रही है ये वाला पॉइंट। जिस निबंध पर निबंध लिखना, एक सेकंड है, दोबारा। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसका ज्ञान तो होना आवश्यक है। दूसरा देखिए, निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। तीसरा देखिए, निबंध रचना में थोड़े में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। निबंध वही अच्छा माना जाता है जिसमें अपनी बात अपने अच्छे ढंग से कही गई हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कुछ यहाँ पे चार एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमें ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे देखते हैं निबंध के अंग। देखिए बच्चों, तो निबंध को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कौन सा, भूमिका अथवा प्रस्तावना। दूसरा है विषय विवेचन। तीसरा है उपसंहार। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला देखिए क्या है, भूमिका अथवा प्रस्तावना। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते कि इसमें हमें क्या लिखना होता है। देखिए, देखो तो देखिए, इसे निबंध का प्रथम द्वार भी कह सकते हैं। इसमें विषय का परिचय आकर्षक रूप से देना चाहिए। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ। इसमें विषय का परिचय आकर्षक रूप से देना चाहिए, जिससे पाठक की निबंध के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो बच्चों समझ आया, जब भी आप पत्र लिखेंगे, आप जो आपका भूमिका है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा और आकर्षक लिखेंगे, जिसकी वजह से जो आपका पाठक है, ठीक है, उसको पढ़ते समय आकर्षित होगा और उसको पढ़ेगा ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए, विषय से संबंधित किसी उक्ति अथवा परिभाषा से भी निबंध प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए अब, यह है विषय विवेचन। देखो, यह निबंध का मध्य भाग होता है। ठीक है, इसमें निबंध के विषय का भली प्रकार प्रतिपादन किया जाता है। जो विचार भूमिका अथवा प्रस्तावना में सूक्ष्म रूप से दर्शाए जाते हैं, ठीक है, उनका विस्तार निबंध के मध्य भाग में होता है। यहाँ बात को तार्किक रीति से कहा जाना चाहिए। ठीक है, इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह भाग प्रस्तावना तथा उपसंहार को मिलाने वाला है। ठीक है, इसमें ना तो विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथा तथ्य छूटने चाहिए और ना ही आवश्यक सामग्री का समावेश किया जाना चाहिए। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी प्रस्तावना और उपसंहार के बीच का भाग है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी बात छूटनी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको तार्किक रीति समेत लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम देखते हैं तीसरा, ये उपसंहार। देखो, यह निबंध का अंतिम भाग है।
इसके अंतर्गत निबंध की समाप्ति विषय वस्तु का सारांश देकर की जाती है। ठीक है, जिस प्रकार निबंध की भूमिका या प्रस्तावना आकर्षक व रुचिकर होने पर पाठक को निबंध पढ़ने हेतु बाध्य करती है, उसी प्रकार निबंध का आकर्षक अंत पाठक को हृदय पर अमिट छाप छोड़ता है। ठीक है, अतः उपसंहार भी निबंध का आवश्यक अंग है तथा इसे भी उतनी ही बुद्धिता से लिखा जाना चाहिए जितना कि पूर्वोक्त दो भाग। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आया उपसंहार। देखिए, जब पाठक जो है हमारा निबंध पढ़ लेता है, उसके आखिर में जब वो पढ़ते पढ़ते अंत में जाता है तो वहां पर बहुत ही सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रुचिकर बातें लिखनी चाहिए, जिसकी वजह से जब वो अंत करे तो उसका मन अच्छा हो जाए, है ना बच्चों। चलिए, तो बच्चों आपको समझ आया, यहाँ पे ये 3 इसके भाग होते हैं। आइए अब हम देखते हैं निबंध के प्रकार। देखिए, काइंड्स ऑफ एसेज। ठीक है, देखिए निबंध लेखन के लिए जो विषय चुने जाते हैं उनमें कई प्रकार के निबंध होते हैं। किसी विषय पर निबंध लिखते समय उसमें घटना, यात्रा, जीवन के उतार चढ़ाव आदि का संघर्षमयी विवरण देना होता है। कभी किसी मेले, गांव, दृश्य, स्थिति या परिस्थिति का वर्णन करना होता है, तो कभी किसी प्रश्न, समस्या या प्रसंग पर विचार प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो इस आधार पर निबंध के 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं 4 प्रकार कौन से। तो पहला प्रकार है विवरणात्मक निबंध, मतलब नैरेटिव एसेज। ठीक है, देखिए बच्चों नैरेटिव एसेज में क्या होगा, इनके अंतर्गत देखिए हम एक एक करके इनके सारे ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, विवरणात्मक निबंध। ठीक है, मतलब नैरेटिव एसेज। चलिए देखिए, तो इनके अंतर्गत स्मरणों, घटनाओं आदि का वर्णन पाया जाता है। दूसरा देखिए वर्णनात्मक निबंध, मतलब डिस्क्रिप्टिव एसेज। ठीक है, तो देखिए इनके अंतर्गत वस्तुओं, नगरों या दृश्यों आदि का वर्णन पाया जाता है। तीसरा विचारात्मक निबंध, मतलब रिफ्लेक्टिव एसेज। ठीक है, तो देखिए इनके अंतर्गत विषय का सूक्ष्म निवेचन तथा विषय के पक्ष विपक्ष का, जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, चलचित्र का समाज पर प्रभाव आदि, इन सभी जैसे का वर्णन करना होता है। ठीक है, ऐसे निबंधों हेतु पर्याप्त अध्ययन तथा मनन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब चौथा है कौन सा, भावात्मक निबंध, मतलब इमोशनल एसेज। तो देखिए बच्चों, इन निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। लेखक अपने अनुभवों को मनोवेगों की तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस प्रकार के निबंधों की शैली भावुकतापूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ छात्रोपयोगी कुछ निबंध दिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर इनसे मिलते जुलते विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास करने से निबंध लेखन में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप ये चारों जो इसके भेद हैं, जो इसके प्रकार हैं, उनको बहुत अच्छे से समझिएगा और हर अलग अलग निबंध को लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके हम यहाँ पे कुछ निबंध देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे है किसी खेल का आंखों देखा वर्णन। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है आपको एक खेल है जिसका आपने आंखों देखा वर्णन यहाँ पे करना है निबंध के द्वारा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, है ना, यही भाग था ना हमारा। देखिए, तो भारत में अनेक प्रकार के खेले जाते हैं। ठीक है, इनमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कैच दौड़, कूद दौड़, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कैरम, शतरंज, जिम्नास्टिक, तैराकी, घुड़सवारी तथा बैडमिंटन प्रमुख है। ठीक है, ये सारे हैं। इन खेलों में से हॉकी मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यह एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में भी खेला जाता है। ठीक है, इसकी विश्व चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखिए, देखिए आपको जिस खेल के बारे में आप लिखना चाहते हैं आप उसी खेल के बारे में लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनका ये जो मुख्य खेल है, मतलब इनका जो पसंद खेल है वो कौन सा है, हॉकी है। आप अपना कोई भी खेल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप देखिए, अब हम करते हैं मैच का आयोजन। देखिए, अब देखिए बच्चों, वो देख रहे हैं कि मैच का आयोजन किस प्रकार किया गया था, वो सब यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, गत रविवार को हमारे विद्यालय तथा विवेक विद्या मंदिर के बीच हॉकी का मैच आयोजित किया गया। हमारे क्षेत्र के सांसद इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। अतः उन्हीं के हाथों मैच का शुभारंभ होना था। मैच के शुभारंभ से पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय मुख्य अतिथि से करवाया गया। अब है मैच का प्रारंभ। देखिए किस प्रकार मैच का प्रारंभ हुआ। फिर देखिए, दोनों टीमों के छात्रों ने अलग अलग रंग की पोशाक पहन रखी थी। हमारे विद्यालय के खिलाड़ी नीली बनियान और सफेद नेकर पहने हुए थे। ठीक है, तथा विवेक विद्या मंदिर के खिलाड़ी पीली बनियान तथा पीले नेकर पहने हुए थे। ठीक है, इससे उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। ठीक है, सभी खिलाड़ियों के मुख पर विजय की आशा और खेलने का उत्साह झलक रहा था।
सभी खेल प्रारंभ होने और अपना कौशल दिखाने की ताक में थे। ठीक है, अब देखिए निर्णायक की सीटी बजते ही दोनों टीमें खेल के लिए तैयार हो गई। ठीक है, मैच पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ठीक 2 बजे प्रारंभ हो गया। गेंद इधर से उधर खिलाड़ियों की स्टिकों से टकराने लगी। दर्शक बार बार तालियां बजाकर उनके उत्साह को बढ़ाने लगे। ठीक है, खेल आरंभ हुए। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि हमारे विद्यालय की टीम का पलड़ा भारी दिखाई देने लगा। ठीक है, वे कुशलता पूर्वक गेंद को अपने अधिकार में प्राप्त करने का दोबारा बोलिए। वे कुशलतापूर्वक गेंद को अपने अधिकार में प्राप्त कर विवेक विद्या मंदिर के गोल की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, गेंद इधर से उधर इतनी तेजी से फेंकी जा रही थी कि निर्णायक के लिए यह अनुमान लगाना कठिन हो रहा था कि गेंद अब कहां से और किसके पास है। ठीक है, परंतु जैसे ही विवेक विद्या मंदिर की सुरक्षित डी तक ले जाई गई, उनकी टीम की रक्षा पंक्ति का एक खिलाड़ी आगे बढ़ा और गेंद की विपक्षी खिलाड़ियों से छीनकर उसे इतनी जोर से हिट किया कि वह मैदान के दूसरे भाग में दिखाई देने लगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार गोल होते होते बच गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब विवेक विद्या मंदिर की टीम के अग्रम पंक्ति के खिलाड़ी कुछ तेजी में आ गए। ठीक है, उन्होंने गेंद विरोधी टीम के हाथों में पड़ने ही नहीं दी और गेंद को बचाते हुए गेंद गोल की ओर बढ़ने लगे। ठीक है बच्चों, इतने में पीछे से एक खिलाड़ी आया। वह इतनी तेजी से गेंद पर लपका कि पता ही नहीं चला कि वह कहां गई। ठीक है, दूसरे क्षण वह पुनः विवेक विद्या मंदिर की टीम के क्षेत्र में थी। ठीक है, तभी निर्णायक ने लंबी सीटी दी और खेल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, दोबारा बोल रही हूं। तभी निर्णायक ने लंबी सीटी दी और खेल कुछ समय के लिए बंद हो गया। अब मध्यांतर था। दोनों टीमों के खिलाड़ी पानी पीने लगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मध्यांतर के बाद का खेल। ठीक है, देखिए मध्यांतर का समय समाप्त होते ही निर्णायक ने पुनः सीटी दी। सीटी बजते ही दोनों टीमें खेलने के लिए एक दूसरे के सामने आ गई। इस बार फिर हमारी टीम के खिलाड़ी गेंद को लेकर फुर्ती से आगे बढ़ने लगे। टीम का कप्तान रोहित कई खिलाड़ियों को चकमा देकर गेंद निकालता हुआ ले गया। आखिर विरोधी टीम को छकाता हुआ वह विरोधी दल के गोल पर पहुंच ही गया। ठीक है, विरोधी टीम की गोलची ने गेंद को पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु वह गोल करने में सफल हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए। गोल होते ही हमारी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह दुगना हो गया। विवेक विद्या की टीम के खिलाड़ी आप संभल कर खेल रहे थे। दोनों पक्षों ने इसी बीच एक दूसरे पर गोल करने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो सके। समय हो चुका था। निर्णायक ने सीटी बजाकर समय समाप्त होने की सूचना दी। खेल समाप्त हो गया। हमारे विद्यालय की टीम ने एक गोल से यह मैच जीत लिया था। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं उपसंहार। ठीक है, यह है अंतिम पार्ट, यह है अंतिम भाग। ठीक है, देखो हॉकी का यह मैच बहुत अच्छे स्तर का था। ठीक है, एक एक खिलाड़ी ने इसे जीतने की जी तोड़ कोशिश की। क्षेत्र के प्रत्येक खेल प्रेमी ने इसकी प्रशंसा की। दर्शकों ने ऐसा मैच आयोजित करने के लिए प्रबंधकों का उत्साह बढ़ाया। खेल या मैच वास्तव में जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इनसे पारस्परिक भातृ भावना बढ़ती है, खेतों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, शारीरिक बल तथा नैतिक भावों की वृद्धि होती है। स्वस्थ व्यायाम, सुंदर स्वास्थ्य एवं स्वस्थ मनोरंजन से जीवन आनंदपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने कितना अच्छा, कितना सुंदर, बहुत ही सही ढंग से हमने ये निबंध कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करते हैं आदर्श विद्यालय। ठीक है, आदर्श विद्या। तो बच्चों आइए अब हमारे पास है एक अगला विषय, ये है आदर्श विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। विद्यार्थी शब्द की रचना दो शब्दों विद्या जमा अर्थी के मेल से हुई है। इसका अर्थ है विद्या की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी जीवन संपूर्ण मानव जीवन की आधारशिला होती है। इस जीवन से प्राप्त अनुभवों और संस्कारों पर उसका भावी जीवन निर्भर होता है। जीवन की सफलता हेतु उसमें आदर्श समाहित करना नितांत आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार जो विद्यार्थी आदर्श जीवन की छाया तले विद्या अर्जन करता है वही आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आप देखते हैं आदर्श विद्यार्थी के लक्षण तथा गुण। देखो, प्राचीन भारत में विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन था। उस युग में आदर्श विद्यार्थी में कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी निद्रा, अल्पाहार और
गृह त्याग आदि 5 प्रधान लक्षण माने जाते थे। ठीक है, समय परिवर्तन के साथ उसमें नियम और यम का समावेश हुआ। नियम के अंतर्गत विद्यार्थी की सोच, संतोष, समस्या, स्वाध्याय, ईश, उपासना तथा यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना आवश्यक हो गया था। दोबारा पढ़ रही हूँ इस लाइन को, बस इतना पाठ। ठीक है, इस लाइन को ही मैं दोबारा बोल रही हूँ। नियम के अंतर्गत विद्यार्थी को सोच, संतोष, समस्या, स्वाध्याय, ईश, उपासना तथा यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना आवश्यक था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए हम। वर्तमान युग में विद्यार्थी के अध्यवसाय, आज्ञाकारिता, अनुशासन और उदारता आदि लक्षण माने जाते हैं। तो ये आज के अनुशासन है। ठीक है, ये सारे आज के लक्षण है। ठीक है बच्चों, देखो अब शरीर सभी कार्यों का साधन है, अतः इसे स्वस्थ रखने के लिए खेल अनिवार्य है। इससे मन व मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। आदर्श विद्यार्थी में बंधुत्व की भावना का विकास, राष्ट्र प्रेम और आत्माभिमान का साथ विनम्रशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, उसे अनुशासन प्रिय, मितव्ययी और गुरुजनों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं आगे विद्यार्थी आदर्श जीवन की विशेषताएं। चलिए देखें। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को अत्यंत सावधानी से विद्या अध्ययन करना चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी चाहिए। उसे कुसंगति से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगति का ज्वर अत्यंत भयानक होता है। इस काल में चरित्र में दुर्गुण आने पर वे जीवन भर साथ नहीं छोड़ते। अतः विद्यार्थी को सभी प्रकार के अनुशासन का पालन करते हुए विद्या अध्ययन में जुट जाना चाहिए। ठीक है, परिश्रमी और अध्ययनशील विद्यार्थी सदा अनुशासन में रहता है। ठीक है, उसे अनुशासन का महत्व ज्ञात होता है। वह सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करता है। भावी जीवन की यही आधारशिला है। सदाचार विद्यार्थी जीवन की ही नहीं, संपूर्ण मनुष्य जीवन की ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब। आदर्श विद्यार्थी ना झूठ बोलता है, न क्रोध करता है तथा ईर्ष्या द्वेष से बचता है। ठीक है, वह मृदुभाषी होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, स्वावलंबन का गुण उसमें कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है बच्चों, माता पिता और गुरुजनों का आदर तथा छोटों का प्रेम करना उसका स्वभाव बन जाता है। ठीक है बच्चों, तथा छोटों को प्रेम करना, ठीक है, ये उसका स्वभाव बन जाता है। महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर जन सेवा के लिए स्वयं को लगा देने में उसे हर्ष होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उपसंहार। ठीक है, अंतिम भाग। यह स्वाभाविक बात है कि गुणों को अपनाना और धारण किए रहना बड़ा दुष्कर होता है। ठीक है, परंतु यह भी सत्य है कि जिसने ऐसा किया वह दूसरों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहा। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी जीवन से ही गुण विकसित किए जाने चाहिए। आदर्श विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं, उनके ही कंधों पर राष्ट्र का भविष्य होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारा पूरा निबंध कर लिया है एक आदर्श विद्यार्थी होने का। ठीक है, चलिए बच्चों आप करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखो, तो निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ विषय दिए गए हैं, इनके ऊपर आप सभी को निबंध लिखने हैं। ठीक है, तो पहला विषय आपका है खेलों का महत्व, दूसरा है समाचार पत्र की उपयोगिता, तीसरा है प्रदूषण की रोकथाम तथा समाधान, चौथा है गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्रता दिवस, पांचवा है आदर्श मित्र के गुण। ठीक है बच्चों, तो इन पांचों विषयों पर आपको अच्छे निबंध लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आशा करती हूँ अब आपको निबंध लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।